Dear student, today we will discuss specific defense mechanisms. As we have already discussed, third line of defense, and the third line of defense is also known as specific defense. So the specific defense mechanism consists of two major parts. One is known as cell-mediated immune response or cellular immunity. और दूसरे एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस या इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं. सो ऑलरेडी हम सेल मीडिएटेड रिस्पांस या सेलुलर इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. और कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स होते हैं. और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टी सेल वो सेल होते हैं जो बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन मेच्योर होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए वो थाइमस ग्लैंड में जाते हैं. और इसलिए उनको हम टी सेल कहते हैं, क्योंकि उसकी मेच्योरेशन या उनकी एक्टिवेशन नॉर्मली थाइमस ग्लैंड में होती है. और ये हमने पढ़ा था कि ये 3 किस्म के सेल है. साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जिसका दूसरा नाम था CD8 सेल. इसको हम क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 8 सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे CD8 रिसेप्टर्स होते हैं. और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये डायरेक्ट किलिंग करेंगे. और डायरेक्ट किलिंग कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट किलिंग करेंगे थ्रू साइटोटॉक्सिसिटी. जिस तरह नेचुरल किलर सेल डायरेक्ट किलिंग करता था, उस तरह ये भी करते हैं. लेकिन नेचुरल किलर सेल और इसमें फ़र्क ये है कि नेचुरल किलर सेल नॉन स्पेसिफिक थे, वो हर किस्म के पैथोजन को मारते थे. और स्पेसिफिक होते हैं, ये खास किस्म के पैथोजन को मारते भी है और उसके लिए मेमोरी सेल भी बनाते हैं. और दूसरे किस्म के सेल हेल्पर टी सेल्स है, जिसको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे अगर CD8 है तो इसके सरफेस पे CD4 है. उसके सरफेस पे CD4 नहीं है और इसके सरफेस पे CD8 नहीं है. और इनकी वजह से हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं. अभी हेल्पर सेल इससे कहते हैं कि ये एक्टिवेट करते हैं, ये प्ले करते हैं रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ बोथ T एंड B सेल्स. जो बी लिम्फोसाइट से और टी लिम्फोसाइट से मुराद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है यहाँ, क्योंकि हेल्पर टी सेल खुद भी टी लिम्फोसाइट से. तो ये हेल्पर टी सेल बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करते हैं. और इसका मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी में इस तरह मदद करते हैं कि ये इम्यून रिस्पांस बढ़ाते हैं, क्योंकि एक साइड पर ये साइटोटॉक्सिक टी सेलों को एक्टिवेट करता है. तो वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे वो पैथोजन को मारेंगे थ्रू साइटोटॉक्सिसिटी. और दूसरे साइड पर ये बी सेल को एक्टिवेट करेगा, तो बी सेल आएंगे और बी सेल क्या करेंगे? वो आगे जाकर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेंगे. हम इस पार्ट पे पढ़ेंगे. और ये एंटीबॉडी आगे जाकर पैथोजन को मुख्तलिफ तरीकों से मारेंगे या मारने की कोशिश करेंगे. और यहाँ तीसरे किस्म के सेल जो है उनको नॉर्मली कहते हैं सप्रेसर टी सेल, या उनको रेगुलेटरी टी सेल कहते हैं. जैसा कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि ये रेगुलेट करते हैं, ये नॉर्मली सप्रेस करते हैं बी और टी सेलों के, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान बी और टी सेलों के नंबर बढ़ते हैं. तो इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बाद उनके लेवल को नॉर्मल करने के लिए या उनकी और प्रोडक्शन को रोकने के लिए ये सेल काम करते हैं. और ये नॉर्मली इम्यूनिटी में होमोस्टेसिस लाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो बी सेल है या टी सेल है उनके नंबर बहुत ज़्यादा न बढ़े, वरना फिर उसका बॉडी के लिए नुकसान होगा फायदे की बजाय. और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड है. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है, इसको हम ह्यूमरल रिस्पांस कहते हैं, क्योंकि ह्यूमरल ये एक्चुअली ह्यूमर से निकला है, लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड इन वाटर को कहते हैं, ह्यूमर वाटर कहते हैं. तो ये जो सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं एंटीबॉडीज, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं या हमारे लिम्फ में होते हैं और ये पैथोजन के खिलाफ लड़ते हैं. लेकिन ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस है, इनमें कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ भी सेल इन्वॉल्व है. उन सेलों को हम कहते हैं बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स. अभी जो बी सेल है, इनको बी सेल क्यों कहते हैं? ये नॉर्मली बनते हैं बोन मैरो में. और ये जो पहले डिस्कवर हुए थे बर्ड्स में हुए थे, तो बर्ड्स के बर्सा फेब्रेसियस में जो उनके क्लोइका के नजदीक ग्लैंड होता है, उसमें ये मेच्योर होते हैं. वैसे ह्यूमन में या वर्टेब्रेट्स में ये नॉर्मली मेच्योर होते हैं. ये बनते भी बोन मैरो में है और मेच्योर भी वहां होते हैं. तो इसलिए उसी हिसाब से आप इसको बी सेल कह सकते हैं. लेकिन ये जो एक्चुअल बी सेल की ओरिजिन है वो उसी हिसाब से बर्सा फेब्रेसियस के हिसाब से है. अब ये बी सेल, जैसा कि ऑलरेडी हमने टास्क में पढ़ा था कि जब पैथोजन थर्ड लाइन में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, तब
उनको हमारे जो सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। क्लोनल सिलेक्शन करने के बाद एक्टिवेशन करते हैं और एक्टिवेशन के बाद वो पैथोजन को किल भी करते हैं और उसको आइंदा के लिए याद भी रखते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि ये बी सेल डिफरेंशिएट होंगे, लेकिन डिफरेंशिएट कब होंगे? जब इनका वास्ता पड़ेगा किसके साथ? जब इनका वास्ता पड़ेगा किसी एंटीजन के साथ। जब ये एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जो आप बाकी हमने को स्टिमुलेशन के तरीके पढ़े थे उन तरीकों से या इस तरीके से, जब ये पैथोजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये पहले क्लोन बनाएंगे और वो क्लोन दो किस्म के सेलों में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। एक किस्म के सेलों को हम मेमोरी सेल कहेंगे, मेमोरी बी सेल, क्योंकि अगर उसके साइटोटॉक्सिक टी सेल के मेमोरी सेल बनते हैं, अगर टी हेल्पर के मेमोरी सेल बनते हैं, तो बी सेलों के भी मेमोरी सेल बनते हैं। और ये भी जो मेमोरी सेल होते हैं ये आइंदा के लिए इस एंटीजन को याद रखेंगे। और याद रखने का फायदा क्या होगा? जब आइंदा ये एंटीजन दोबारा अटैक करेगा या तीसरी दफा अटैक करेगा तो ये उनके खिलाफ क्विक रिस्पांस देने के लिए मेमोरी सेल हमारे बॉडी में बनते हैं। और ये हमारे बॉडी या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें मेमोरी सेल बनते हैं। फर्स्ट और सेकंड लाइन में मेमोरी सेल नहीं बनते। अब दूसरे किस्म के जो बी सेल डिफरेंशिएट होते हैं दूसरे ग्रुप में, उनको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। तो ये प्लाज्मा सेल बिल्कुल वहां जो हमने साइटोटॉक्सिक टी सेल में इफेक्टर सेल पढ़े थे, बिल्कुल उन इफेक्टर सेल की तरह होते हैं। लेकिन वहां जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के इफेक्टर सेल है वो डायरेक्ट किलिंग करते थे, और यहाँ जो प्लाज्मा सेल है ये डायरेक्ट किलिंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? दे are responsible for the production of antibodies। और ये एंटीबॉडीज बनाएंगे और ये एंटीबॉडीज आगे जाकर पैथोजन के खिलाफ लड़ेंगे। सो किस तरीके से लड़ेंगे, वो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। ओके, द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए प्रोटीन विच प्ले ए रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जिस तरह मैंने बताया कि एंटीबॉडीज को स्पेशल किस्म के बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। हर बी लिम्फोसाइट या बी सेल एंटीबॉडी सिक्रीशन नहीं कर सकता या एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। खास किस्म के बी सेल करते हैं जिनको हम डिफरेंशिएटेड बी सेल कहते हैं। और डिफरेंशिएटेड बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल होते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। अभी जो एंटीबॉडी से इसको मैजिक बुलेट भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह बताया है कि इनका सेल डायरेक्ट इम्यूनिटी में रोल प्ले नहीं कर रहा है, बल्कि इनके जो सेल है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं और एंटीबॉडीज रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। अब जो एंटीबॉडी से जो टिपिकल एंटीबॉडी का जो शेप होता है किसकी तरह होता है? वाई शेप होता है। और यहाँ देख ले ये वाई शेप्ड है, लेकिन थोड़ा सा एलेबोरेटेड है। और इसका जो वाई के दो फोर्क होते हैं, ये फोर्क वाले रीजन ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्शन एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कौन करता है? जिस तरह मैंने बताया कि these are produced by the specialized B cells which are known as plasma cell। ठीक है, प्लाज्मा सेल जो है इनका लाइफ बहुत कम होता है, 4 to 5 या मैक्सिमम 7 डेज तक होता है और 7 डेज के बाद ये खत्म हो जाती है। केमिकल नेचर एंटीबॉडीज के क्या है? एंटीबॉडीज आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? हर एंटीबॉडीज नॉर्मली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 4 चेन मौजूद है। लेकिन अगर आप देख ले इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 चेन जो है वो लाइट है। एक चेन ये लाइट है और दूसरा लाइट चेन ये है। तो और इनको हम कहते हैं 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन इसलिए कहते हैं कि ये चेन इस चेन में जितने अमीनो एसिड है उतने अमीनो एसिड इस चेन में भी, जो अमीनो एसिड इस चेन में है वही अमीनो एसिड इस चेन में। तो यानी ये चेन और ये चेन जो है दोनों एक ही किस्म के अमीनो एसिड और एक जितने अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। लेकिन फिर हर एक जो लाइट चेन है उसमें 2 रीजन होते हैं। एक रीजन जिसको हम कहते हैं वेरिएबल लाइट रीजन, इनकी ये हर एक एंटीबॉडी में दूसरे एंटीबॉडी से डिफरेंट होगा। और जिस तरह आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, तो हर एंटीजन के लिए अलग किस्म की एंटीबॉडीज बनती है। तो हर एंटीजन के लिए जब एंटीबॉडी बनेगी तो हर एंटीबॉडी का ये वाला रीजन या ये वाला रीजन दूसरे एंटीबॉडी से क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि ये रीजन है जहां एंटीजन बाइंड करता है। यानी एंटीबॉडीज कहां एंटीजन के साथ बाइंड करती है? इस रीजन के साथ। या आप कह सकते हैं अगर ये वाई शेप है तो इस रीजन के साथ एंटीजन बाइंड करती है। सो जिस रीजन के साथ एंटीजन बाइंड करती है वो हर एंटीजन के लिए उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए जो वेरिएबल रीजन है वो हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होगा, लेकिन दूसरा रीजन जो यहाँ होगा दैट इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट लाइट कहलाता है। कांस्टेंट लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये हर एंटीबॉडी यानी एक ही क्लास के एंटीबॉडी में ये सेम होगा। हर एंटीबॉडी में ये जो वेरिएबल रीजन होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और एक ही क्लास के एंटीबॉडीज में ये जो कांस्टेंट लाइट रीजन होता है वो सेम होता है। इसी तरह अगर आप देख ले, दो हेवी चेन है, इन्हें ये एक चेन इतना है तो ये लाइट हुआ, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये हेवी चेन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है। लाइट चेन के मुकाबले में इसमें अमीनो एसिड ज्यादा है, तो इसलिए इसको हेवी चेन कहते हैं। लेकिन हेवी चेन भी दो है, एक हेवी चेन ये है और दूसरा हेवी चेन ये है। तो जिस तरह लाइट चेन आइडेंटिकल है, उसी तरह हेवी चेन भी आइडेंटिकल है, यानी जितने अमीनो एसिड इस हेवी चेन में है उतने अमीनो एसिड इस हेवी चेन में है। जो अमीनो एसिड इस हेवी चेन में है वो अमीनो एसिड इसी हेवी चेन में भी है। तो इसलिए हम किसको कहते हैं, दोनों जो हेवी चेन है वो भी आइडेंटिकल है। और अगेन हर एक हेवी चेन में मजीद दो रीजन होते हैं, एक को हम कहते हैं वेरिएबल हेवी, यानी हेवी रीजन में भी एक वेरिएबल रीजन होगा और उस वेरिएबल को हम वेरिएबल हेवी रीजन कहते हैं। और इसी तरह उनमें एक कांस्टेंट होगा, तो यहां से लेकर यहां तक अगर वेरिएबल है तो यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट है। यानी वेरिएबल का मतलब ये है कि ये हर एंटीबॉडी में दूसरे एंटीबॉडी से डिफरेंट होगा, और हर एंटीबॉडी जिस तरह मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ ऐसे माइनस के सीक्वेंसेस होंगे जो खास एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगे। और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रीजन है जिसको हम कांस्टेंट हेवी कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज अगेन कांस्टेंट हेवी, क्योंकि ये दोनों चेन एक ही तरह के हैं, तो इन दोनों का वेरिएबल रीजन सेम होगा और इन दोनों का कांस्टेंट रीजन भी सेम होगा। तो यहाँ भी वेरिएबल हेवी है, यहाँ भी वेरिएबल हेवी है, यहाँ वेरिएबल लाइट है, यहाँ वेरिएबल लाइट है, यहाँ कांस्टेंट लाइट है और यहाँ कांस्टेंट हेवी है। लेकिन अगर आप देख ले चारों के चारों चेन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ किसके जरिए से मिले हुए हैं, डाइसल्फाइड ब्रिड्ज या साल्ट बॉन्ड्स के जरिए से ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए